हेलो दोस्तों, तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं बीपीएससी में पॉलिटी के आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि 2020 में पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2020 में पॉलिटी में जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट, उसमें क्या पूछ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसका जो है फर्स्ट सेशन जो है वो कब होल्ड हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन आपका हुआ था। और यहाँ का जो कीवर्ड हो जाता है वो हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस एक कीवर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ का कीवर्ड है आपका लिस्ट। बेसिकली लिस्ट पूछना चाह रहा है और वो लिस्ट से बहुत से सवाल बने हुए हैं। तीनों लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल है ये आपका है कॉन्करेंट लिस्ट का है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि किस में एंट्री 17 में है और कॉन्करेंट लिस्ट में है। शेड्यूल कौन सा हो जाएगा आपका 7 शेड्यूल हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर लाइन से भी आपके बहुत से क्वेश्चंस बनता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, इसमें 2 लिस्ट दे दी गई। इसके मिनिमम 5 से 6 सवाल तो आने ही आने हैं इस टाइप के, ये मिनिमम है। अब इसमें पॉलिटी में पूछ क्या रहा है आर्टिकल, और इधर दे देगा चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से आर्टिकल में होंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो एक बार आप देख लेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये कौन सा आर्टिकल में, ये आर्टिकल 40 में आपका। यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बहुत चर्चा में है और इससे आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस। आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका 48। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आपका 51। यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं, यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं, यहाँ से भी बहुत से सवाल आए हुए हैं। ये 3 आर्टिकल तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। अब कीवर्ड देखेंगे व्हेन पूछता है, हाउ मैनी पूछता है, डेट स्पेसिफिक पूछता है। तो बीपीएससी जो है आपका ये फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। अब ये पॉलिटी और करंट अफेयर उस टाइम से रिलेट करके इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। 2019 में करंट में ये चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस टाइम पे पास ही हुआ था जस्ट। तो और पॉलिटी का चैप्टर था, तो पॉलिटी से रिलेट करके आपका क्वेश्चन दे दिया। अब देखो फंडामेंटल राइट्स से कैसे सवाल आते हैं बीपीएससी में। यहाँ पे पूछ रहा है कि रूल ऑफ लॉ, ये कीवर्ड है। अब आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ से इतने एग्जाम्स में किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। पूछ कर रहा है कि व्हाट इज मेंट, मीनिंग पूछ रहा है कि रूल ऑफ लॉ का इनमें से मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा, आंसर होगा ए, 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल। यहाँ पे आप नीचे पूरी पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से ये रूल ऑफ लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर से। ये आईएएस क्वीन के एग्जाम 2018 में रूल ऑफ लॉ से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज अ मेन फीचर। यहाँ पे मेन फीचर पूछ लिया गया है रूल ऑफ लॉ का। तो इसका आंसर हो जाता है 124 कि लिमिटेशन ऑफ पावर दे करता है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ करता है, और क्या करते हैं लिबर्टी एंड सिविल राइट्स से रिलेटेड है। अब एक और देखते हैं। अब देखिए कि ये आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जीआईसी के एग्ज़ाम 2010 में पूछ लिया गया ये सेम कीवर्ड रूल ऑफ लॉ। और ये लिया कहाँ से गया, सोर्सेस पूछ लिया गया। अब ये तो वर्ड से पूछ लिया गया, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर है डी। आगे देखते हैं हम। अब देखिए सेम झारखंड पीसीएस में 2016 में पूछ लिया गया रूल ऑफ लॉ। अब देखिए मैं ये ऑप्शंस क्यों दिखा रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस सीखना कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हम क्वेश्चंस का कैसे करते हैं,
तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही औसम वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। कि मैंने 3 रूल बताए हैं। वैसे मैंने 9 रूल बनाए हैं PYQ को एनालिसिस करने के, लेकिन मैंने उस वीडियो में 3 रूल्स बताए हैं और उसके तीसरे रूल से मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ। इससे आपको बहुत मदद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए सेम, अगर आपने किसी भी एग्जाम में, ये UPPCS मेंस के 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब पूछा तो गया है कि नॉट अ फीचर, लेकिन इसके ऑप्शन में क्या है, रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन एनालाइज नहीं करना होता। ऑप्शन फर्जी नहीं दे दिए जाते हैं कि कुछ भी उठा के ऑप्शंस दे देंगे हम। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सिर्फ ये अगर आपने ऑप्शन एनालाइज किया होता रूल ऑफ लॉ का, तो आपके कितने एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस बन सकते थे। अब देखिए 2020 में BPSC में पूछ लिया गया और ये मेंस में 2011 में पूछा गया और IAS के प्री में 2018 में पूछा गया। तो अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ क्या है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट क्या है, अथॉरिटेरियन नहीं हो सकती है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच अपोजिट टू अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। After every 5 years, people of India elect their representatives who constitute government following the Constitution of India. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, आर्टिकल बताना है कि किससे ली गई है, तो प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 10। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे कि रूल ऑफ लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। 1994, अब आप खुद देख लीजिए कि 1994 के IAS में पूछा गया, फिर सेम कीवर्ड से सवाल उठा के IAS में 2018 में पूछ लिया गया, UPPCS के मेंस में पूछे गए, PPSC में पूछा गया। तो ये कीवर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू विच इशू। किस इशू से रिलेटेड था? बेसिकली एक OBC रिजर्वेशन से रिलेटेड था ये। एक्सप्लेनेशन आप नीचे पढ़ लेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि नोट एक्सीड 50% से ज़्यादा जा नहीं सकता रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन अपने आप में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है पता होना चाहिए, इसके पावर्स पता होने चाहिए, रेजिग्नेशन कैसे देता है या प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है ये पता होना चाहिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सवाल बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, कौन कौन बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए, Who was the among of the following first भारत रत्न। BPSC बहुत फोकस करता है फैक्ट पे, who, how many, इन सारी चीज़ों में। तो फर्स्ट भारत रत्न आपका किसको मिला था? तो इसका आंसर है S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन जी को फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड मिला था। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत रत्न, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन was awarded भारत रत्न in 1954। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? अगले क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट है मेरे पास, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब यहीं से हम देखते हैं, देखिए CAA से कितने क्वेश्चन पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग, ठीक है, समथिंग आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ISP के एग्जाम में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम 91st अमेंडमेंट। अब आप देखिएगा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखिए ये पहले 9 में आ चुका है, फिर पीसीएस के मेंस में आ चुका है 17 में, यही बीपीएससी ने 20 में पूछ लिया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ लिमिटेड द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर 50% ऑफ द टोटल फॉर 91st। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी बिल पास कौन करता है, किसके पास राइट है मनी बिल को पास करने का पूरा प्रोसीजर, और कौन सा बिल मनी बिल होगा या कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो आप रेफ़र कर लीजिएगा, आप जो भी बुक पढ़ रहा हो कि वहाँ से इस टॉपिक को बहुत कायदे से कर लें। अंडर आर्टिकल यहाँ से भी पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में मनी बिल की डेफिनेशन है या कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है मनी बिल को। तो देखते हैं हम ये, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा वही एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 110 क्या कह रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, ये एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब क्या है कि इन मैटर्स के अंडर आने वाली चीज़ों को ही मनी बिल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखते हैं कि द इम्पोजिशन, अबोलिशन, डिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। देखते हैं आगे। अब यही देखिए कि 2018 में मनी बिल से रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मनी बिल से सवाल पूछ लिया गया आईएएस के प्री 2018 में। अब आपका मनी बिल क्लियर हो और आपने आईएएस का प्री का 2018 का पेपर अगर देखा हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। वैसे भी इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे पेपर की एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, मनी बिल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे सवाल आते ही आते हैं। अब जैसे पार्लियामेंट के कुछ मोशंस होते हैं, ठीक है, उनमें से ही एक है कट मोशन। अब इसका ऑब्जेक्ट पूछ लिया गया फिर से, क्या क्या क्यों कैसे, ये जो आपके पंच ककार है बीपीएससी इन्हीं से क्वेश्चन फॉर्म करता। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू पुट चेक, ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए ये मोशन पास किया जाता है, या स्टॉप करने के लिए फंक्शन रूलिंग पार्टी का, या फिर क्या है कि प्रपोजल मूव करना है आपको, रिजेक्शन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल डीलिंग करनी है। और बीपीएससी की ये खासियत है, ये क्या कहता है कि अगर इसने क्वेश्चन भी गलत दे रखा है ना तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसने एक ऑप्शन में दे दिया है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन और अबव, या तो कोई भी नहीं है इनमें से। क्वेश्चन गलत है तो कोई भी नहीं है, ये टिक करो, और अगर दो ज़्यादा हैं तो ये टिक करो। तो इसका ऑप्शन बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आइए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जो कट मोशन जो है, द मोशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स आर कॉल्ड कट मोशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन द मैटर स्पेसिफाइड देयरइन। अब देखते हैं हम कि मोशंस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट्री मोशंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आईएएस के प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो एडजर्नमेंट मोशन पूछ लिया गया, क्वेश्चन और पूछ लिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप कैसे पूछ सकते हैं, ये बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या था, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू आउट। 3 ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन डी है। इन सब ये टूल्स हैं बेसिकली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जो कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स भी तो होने चाहिए। मान लीजिए आप किसी पे कोई कंट्रोल स्थापित करना चाह रहे हो, हाथी पे आपको कंट्रोल करना है, तो ऊपर जो आपका महावत बैठा होता है उसके हाथ में एक भाला टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अंकुश। तो वही अंकुश लगाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ मोशंस होते हैं, तो वो मोशन आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएँ, ठीक है, ये भी आईएएस के प्री में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अब देखिए यहीं से एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में पूछ लिया गया, और वही एडजॉर्नमेंट मोशन जो है अब गौर से देखेंगे 2017 में ना ऑप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपको ये पता हो कि ये मोशन पास कैसे होते हैं, इन मोशंस का काम क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या, तो बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर लेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, यही फ़ायदा होता है आपका पीवाईक्यू को एनालिसिस करने का, और सिर्फ एनालिसिस कायदे से करने का।
सारे एग्ज़ाम देखिए, सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, कि जो भी ए ग्रेड ऑफिसर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब का क्वेश्चन बैंक जो है और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लमसम सेम है। आप झारखंड का पीसीएस उठा लीजिए, एमपी का उठा लीजिए, यूपी का उठा लीजिए, या बीपीएससी उठा लीजिए, ठीक है, या आईएएस उठा लीजिए। आईएएस में बस ये हो जाता है कि थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा पूछ लेते हैं चीज़ें, वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए स्पेसिफिक आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से आर्टिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए विच, पंच का कार आपके, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन से, इलेक्शन कमीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। तो अब कौन सा जो आर्टिकल होगा वो इससे रिलेटेड होगा, तो आर्टिकल 324 रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये देखिए कि आर्टिकल से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए विच आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, देखिए ये पूछा गया था यूपी पीसीएस 2016 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कौन सा आर्टिकल रिलेट है। कुछ अलग है इस क्वेश्चन में, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, लग रहा है कुछ 2017 के मेंस में पूछ लिया पीसीएस का, यूपी के। आगे देखिए एमपीएससी और यूपी पीसीएस के मेंस में 10-14 प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन आर्टिकल, कुछ भी अंतर नहीं है। बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बशर्ते आप जो है उनका एनालिसिस सही से करके जाएं। आपके हाथ में कुछ क्वेश्चन, तो मतलब ये वो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, कि अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ढंग से किया है तो 10-15 क्वेश्चन तो आप मतलब नॉर्मली टिक करके आ जाएंगे, कि जो आपने बहुत अपने हाथ से निकाले होंगे। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इसका जाता है 30-35 क्वेश्चन। अगर आपने कायदे से पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो 30-35 क्वेश्चन आपके लिए अटैम्प्ट कर, आपके लिए मतलब इतना ईजी हो जाता है उन क्वेश्चन को करना, और वो क्वेश्चन आपका इतना ज़्यादा टाइम बचा देते हैं, जो टाइम आप आगे दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया। अब देखिए पार्टीज से आ गया क्वेश्चन, नेशनल पार्टी कौन से होंगी, लोकल पार्टी कौन से होंगी, स्टेट की पार्टीज कौन सी होंगी, ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम से है, ठीक है, ये हार्डकोर पॉलिटी नहीं है आपकी। और इससे बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इसका आंसर होगा ये। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अ पॉलिटिकल पार्टी गेट रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है इफ इट फुलफिल्स क्राइटेरिया दे दिया गया, इफ द पार्टी विन 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा और फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स और इन लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। या तो 2% सीट स्कोर कर ले लोकसभा में, जो कि 11 सीटें होती हैं, और वो 3 डिफरेंट स्टेट में से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 6% टोटल वैलिड वोट्स वो कर ले, कितने 4 स्टेट्स में, और विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा बेसिकली पहला पॉइंट से रिलेट करता हुआ है। अ पार्टी हैज़ गॉट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट्स। अब देखते हैं कि इस टाइप के सवाल कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। अब ये देखिए सेम नेशनल पार्टी, झारखंड पीसीएस 2011। अगला देखिए कि रीजनल पार्टी पूछ लिया गया। अब देखिए नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पार्टीज बेसिकली, लेकिन बहुत गैप दे देके इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हार्डकोर रिपीटेड मनी बिल जैसा नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा टॉपिक नहीं है, इलेक्शन कमीशन जैसा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर देखिए आपने यूपी पीसीएस प्री का 2014 का ये क्वेश्चन किया हुआ होता तो आप बहुत आराम से कर लेते बीपीएससी के क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में पूछ लिया गया सेम, कि अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी, और इसमें क्राइटेरिया दे दिए गए। चलिए आगे बढ़ता है। फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा कि द लेजिस्लेटिव ओरिजिन्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब क्या है कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है, इसके जो बीज थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में थे,
तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है डी, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज प्रिपेयर्ड इन व्हेन 1989 एंड इंट्रोड्यूस, और लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये जुलाई 89 में। अब इसका देखो, इसका इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता? ये पंचायती राज से रिलेटेड हो जाता। पंचायती राज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या होगा, या पंचायत के अंदर आने वाले कुछ पावर्स पंचायत की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज शुरू हुआ था, सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी थी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पंचायती राज से पूछे जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और बीपीएससी, अगर इस बार का बीपीएससी आप लोग दे रहे होंगे या फिर कभी भी देंगे, इस टॉपिक को बहुत हार्डकोर तैयार करके जाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सारी पावर केंद्रित है एक जगह पे, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अपनी पावर को अलग अलग जगह पे मैंने डाइवर्ट कर दिया या बांट दिया। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से डिसेंट्रलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नो कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज, ऑटोनॉमी, पीपल पार्टिसिपेशन, एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। ये सब क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर लोकल कम्युनिटीज़ में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप उन पर विश्वास नहीं करते, या उनको पावर देना नहीं चाहते हो, तो ये तो डिसेंट्रलाइजेशन का, आपका विकेंद्रीकरण का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो है नहीं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। और ये सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये सेंट्रलाइजेशन आपका जो एक्ट थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, या क्राउन का जो राज था, उसमें कुछ एक्ट थे कि सेंट्रलाइजेशन अपनी पीक पे कौन से एक्ट में था, ठीक है, या डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई। तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया मैचिंग वाला। अब क्या है, देखो, पंचायती राज आपको बोला था, पंचायती राज की कमिटीज़ आ गई, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इनसे। तो मतलब ऐसे भर भर के सवाल बने हुए हैं ना कि पहली कमेटी कौन सी थी, या किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले गठित हुई थी। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या दिया था? 3 टियर सिस्टम दिया था पंचायती राज का। उसके बाद आपकी अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है, जो 1977 में हुई थी, और इसने 78 में रिपोर्ट दी थी। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अशोक मेहता कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो कब दी थी। अब मेहता कमेटी, इसने क्या रिकमेंड किया था? इसमें रिप्लेस कर दिया गया था ये 3 टियर सिस्टम को 2 टियर सिस्टम से। उसके बाद 1985 में वी.के. राव कमेटी आपकी गठित हुई थी। इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इम्प्रूवमेंट की, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पंचायत का। उसके बाद आपका एल.एम. सिंघवी कमेटी गठित हुई थी, तब 1986 में। इसने रिकमेंड किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एंड अलोकेशन ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विलेज पंचायत, कि विलेज पंचायतों को हमें और ज़्यादा धन देना चाहिए, फाइनेंशियल एड देनी चाहिए, या एड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फाइनेंशियल जो आपका जो बजट है उनका बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अब 1984 में आपकी हनुमंथा राव कमेटी जो गठित हुई थी, ठीक है, इसने रिकमेंड किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन इसी टर्म से पहले आ चुका है, और सेम पंचायती राज से ही था वो भी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, पावर, फाइनेंस एंड सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज से कैसे कैसे क्वेश्चन, ये देखिए सेम क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, या इसमें भी देखिए, मैच द फॉलोइंग। उस क्वेश्चन में आपका सन पूछ लिए गए थे कि कब कब हुई थी। इसमें क्या पूछ लिया कि रिकमेंडेशन पूछ ली गई कि किसने क्या क्या किया था। और ये कब आया, कौन से एग्जाम में आया हुआ? ये आपका लोअर में आया हुआ है, मेंस में 2013 में। अगर आपने ये 2013 का ही मतलब बेसिकली क्या है कि कर लिया होता, या एनालाइज कर लिया होता पूरी तरीके से, पंचायती राज को कायदे से पढ़ाओ, तो ये आसानी से हो जाएंगे। जो एक कहावत नहीं है आपके भोजपुरी में, एक कहावत है कि सियरवा हुए हो रोआ बदल लेवा। कॉन्सेप्ट सेम है, टॉपिक सेम है, बस घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। आप देखो, इसमें क्या पूछ लिया, आपको सन पता हो तो इसको बहुत आराम से कर लेंगे। पीसीएस के प्री में आ गया 2021 में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो आप लगा ही लेंगे अगर आपको सन पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और पंचायती राज देखिए फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, यूपी के लोअर्स, सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी ऑफ पंच, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पीसीएस मीन्स 2017। तो ये फ़ायदा होता है आपका पीवाईक्यू को एनालाइज करने का कायदे से, कि आप ऑप्शंस को भी गौर से देखें, उस टॉपिक को भी गौर से देखें, और उसमें आने वाली जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। कई बार क्वेश्चन सेम नहीं होते, क्वेश्चन तो मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बिल्कुल उठा के बेसिकली स्टेट सर्विसेज में तो ऐसे रिपीट हो जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में नहीं होते। का जो यूपीएससी है वो इस कायदे से रिपीट नहीं करता, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता, डायरेक्ट तो रिपीट नहीं करेगा, और होगा भी तो कभी इक्का दुक्का होता है। अब देखिए पंचायती राज से ही सेम सवाल अब आर्टिकल से पूछ लिया गया। 29 फंक्शंस, आपको ऊपर पहले ही बोला था मैंने कि पंचायती राज के फंक्शंस वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप यही देखिए कि 2020 में ही पॉलिटी से ही बीपीएससी में 2020 में ही कितने क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी के ये पंचायती राज से रिपीटेड पूछ लिए गए हैं इन्होंने। रिपीटेड ही कहूँगा मैं इनको, क्योंकि टॉपिक ही रिपीट हो रहा है ये बार बार। इस एक बार आप इस टॉपिक को बहुत कायदे से कर लें, कुछ है नहीं, इसका आंसर डी हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2020 का जो होता है एनालिसिस ख़त्म हो जाता। ये एक प्रॉपर तरीके से करवाया गया एनालिसिस था। अगर इस तरीके का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, अगर आपको ये सीखना है, वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं।